Welcome student in our easy and interesting SST classes. Today we discussing the political science of 10th standard. The first chapter is power sharing. इस चैप्टर में हम उन सारे पॉइंट्स को स्टडी करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसके अंतर्गत जो है हम वो उन सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे जो कि ये बताएगा कि पावर शेयरिंग क्यों नीडेबल है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्लस जो है पावर शेयरिंग जो है हमारे लिए हमारी कंट्री की नीड्स को कैसे फुलफ़िल करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंतर्गत जो है डेमोक्रेसी जो है कैसे डिज़ाइन होता है पावर शेयरिंग के थ्रू, किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। इसमें हम स्टडी करेंगे दो कंट्रियों के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका, और ये दोनों ही स्टोरी टेल अबाउट हाउ द डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है वो इंडिकेट करता है पावर शेयरिंग की नीड को। फर्स्ट वी डिस्कशन द definition of power sharing. Power sharing is a political arrangement in which different or opposing group all take part in the government together. In the modern democracy, power sharing can take the following forms. Government power is shared between central and state organ of government, between social group. पावर शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो पावर शेयरिंग जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके बीच में, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के बीच में, उसके लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, सोशल ग्रुप के बीच में, या जो है उसके डिफरेंट ऑफ एजेंसी के बीच में। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इथेनिक। इथेनिक का मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ पीपल क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कॉमन रेशियल, नेशनल, ट्राइबल, रिलीजियस, लैंग्विस्टिक और कल्चर। यानी कि इथेनिक का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के ग्रुप ऑफ पीपल को क्लासिफाइड करते उसके कलर के आधार पे, नेशनलिटी के आधार पे, रिलीजियस के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के आधार पे या अदर्स बेसिस पे, इसी को इथेनिक कहा जाता है। यानी किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का क्लासिफाइड ही उसके डिफरेंट ऑफ बेसिस पे इथेनिक वर्ड्स को डिनोट कराता है। एनसीईआरटी में जो है इथेनिक का जो है डिफिनेशन दिया गया है, और सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंग टू सेम इथेनिक ग्रुप, बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, दे डिड नॉट ऑलवेज हैव सेम रिलीजन और नेशनलिटीज़। यानी कि वही चीज़ बताया गया है कि सोसाइटी का डिवीज़न अलग अलग बेसों पे किया जाता है, उसमें जो है किसी को सेम रिलीजियस नेशनलिटी के आधार पे जो है बांटा नहीं जाता, मतलब वो अलग अलग कास्ट, रिलीजियस, लैंग्वेज के पीपल होंगे, इसी को हम इथेनिक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द टॉपिक बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम की अगर हम बात करते हैं, बेल्जियम एक स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप में। इट्स हैज़ द बाउंड्री विथ नॉर्थ आयरलैंड, फ्रेंच एंड डच। इसकी जो बाउंड्री है वो नॉर्थ आयरलैंड और फ्रेंच डच से घिरा हुआ है। यहाँ पे भी इथेनिक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। लैंग्वेज के आधार पे ग्रुप ऑफ पीपल को क्लासिफाइड किया गया है। अगर देखा जाए तो बेल्जियम में 59% पीपल डच स्पीकिंग पीपल हैं, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहता है। 40% जो है पीपल वो वेलेना रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं। जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल। इन होल द बेल्जियम में सबसे बड़ी जनसंख्या डच स्पीकिंग के है, जो कि 59% है। सेकेंड 40% पीपल फ्रेंच पीपल हैं और जो है 1% जर्मन। तो इसमें जो है फ्लेमिश रीजन में
डच रहते हैं और वेलेना में फ्रेंच। अगर हम बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स की बात करें तो वहाँ पे 80% पीपल फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं और 20% डच कम्युनिटी। यानी कि पूरे बेल्जियम में तो डच ज़्यादा संख्या में नज़र आता है और उसकी कैपिटल में फ्रेंच पीपल जो है माइनॉरिटीज़ ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि दे आर द माइनॉरिटी फ्रेंच पीपल वाज इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनली डेवलप। अगर देखा जाए तो बेल्जियम में फ्रेंच पीपल जो है वो इकोनॉमिकल और एजुकेशनली रूप से काफ़ी डेवलप नज़र आता है। और ये दोनों ही ग्रुप ऑफ पीपल पावर को होल्ड करने के लिए, पावर को डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है और वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण होने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते, नतीजा वहाँ पे वॉर का भी टेंशन क्रिएट हो रहा था। नाउ वी आर स्टडी वन ऑफ कंट्री श्रीलंका। श्रीलंका जो है हमारा एक नाइबर कंट्री है जो कि साउथ एशियन कंट्री में आता है, हमारे यहाँ देश के साउथ डायरेक्शन में अवेलेबल है और हम ये जानते हैं कि ये इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी जो है इथेनिक ग्रुप ऑफ पीपल अवेलेबल है, यानी कि लैंग्वेज के आधार पे जो है पीपल यहाँ पे भी क्लासिफाइड है। श्रीलंका में जो है सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाली जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 74% पीपल जो है सिन्हाला स्पीकर है और तमिल स्पीकर 18% है। अगर हम बात करते हैं तमिल ग्रुप स्पीकर की तो तमिल स्पीकर का भी 2 सब ग्रुप अवेलेबल है। अगर तमिल ग्रुप की सब ग्रुप की बात करते हैं तो तमिल नेटिव ऑफ कंट्री दे आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो कि अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की तो वहाँ की जो नेटिव तमिल स्पीकर हैं उनको श्रीलंकन तमिल कहा गया है। उनकी संख्या 13% है, ओनली 13%। और जो बाकी रेस्ट है वो इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल वो तमिल कहलाए जो कि जब कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश के गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया से तमिल पीपल को श्रीलंका ले गया जो कि प्लांटेशन वर्क करने के लिए वर्कर के रूप में वर्क परफॉर्मेंस देते थे। इन्हें इंडियन तमिल्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जो है श्रीलंकन पीपल्स जो हैं उसमें सिन्हाला पीपल की बात कहा जाए तो वो जो है वहाँ पे बौद्धिस्ट रिलीजियस को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ इसलिए नेशनल रिलीजियस जो है श्रीलंका वो बौद्धिस्ट हुआ। इसके अलावा अदर्स जो है रिलीजियस के भी पीपल वहाँ पे स्टे करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या अदर्स ग्रुप ऑफ पीपल हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ मेजोरिटिज़म इन श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो अपनी आज़ादी को गेन करता है 1948 में, जस्ट भारत की आज़ादी के बाद। यहाँ पे जब आज़ादी होती है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मेजॉरिटी में सिन्हाला ग्रुप ऑफ पीपल नज़र आता है, इसीलिए वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है और एक एक्ट 1956 में पास करता है जिसमें जो है सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर करता है और डिसरिगार्डिंग किया जाता है तमिल लैंग्वेज ग्रुप ऑफ पीपल को। फिर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को जो है क्रिएट किया जाता है जिसके द्वारा जो है बौद्धिस्ट रिलीजियस को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका में जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है जब ये एक्ट 1956 में पास होता है तो श्रीलंकन तमिल्स जो है वो डिस्करेज होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यानी तमिल ग्रुप चाहते हैं कि वहाँ पे जो है उनको पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल राइट्स मिले, बट सिन्हाला पीपल्स डज नॉट गिव दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी।
तो एट लास्ट द रिज़ल्ट कम आउट दैट कि दोनों के बीच में स्ट्रगल क्रिएटेड होता है, और ये स्ट्रगल जो है धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता जाता है, और ये स्ट्रगल जो है वो सिविल वॉर के रूप में कन्वर्ट होता है। अगर हम बात करते हैं कि श्रीलंका में जो है तमिल ग्रुप जो है वो अलग से प्रोविंस जो है चाहते हैं, लेकिन उनको ये राइट्स डिनाई कर दिया जाता है, यानी कि जो वो सेपरेट जो है प्रोविंस मांगे उनको उस प्रोविंस का नाम तमिल भाषा में ईलम रखा गया था। ईलम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। ईलम मीन्स सेपरेट स्टेट। इसका डिमांड जो है तमिल ग्रुप ऑफ पीपल ने किया था, बट इट्स वाज रिजेक्टेड बाय द तमिल्स ग्रुप सिन्हाला पीपल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से ना होने के कारण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पावर का नहीं होने के कारण जो है डिस्ट्रस्टेड हुआ दोनों कम्युनिटी के बीच में, और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और इस टर्न इनटू सिविल वॉर। और ये सिविल वॉर के कारण जो है वहाँ पे सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल लाइफ पे साइड इफ़ेक्ट पड़ा। नतीजा अगर हम देखा जाए तो इस वॉर के कारण जो है सोसाइटी को, नेशन को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। काफ़ी लाखों की संख्या में पीपल की जो है लाइफ की सिक्योरिटी पर इफ़ेक्ट देखने को मिला था। सिविल वॉर एक वर्ड है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सिविल वॉर वो कंडीशन है जो कि देश के अंदर टू ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, और वो कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे वायलेंस के रूप में कन्वर्टेड होता है। इसी को हम सिविल वॉर के नाम से जानते हैं। इस सिविल वॉर का जो है साइड इफ़ेक्ट पड़ता है देश के हमारी पॉलिटिक्स पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे, क्योंकि उस समय जो है इंडियन गवर्नमेंट से जो है श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हेल्प मांगा, तो भारत जो है पीस आर्मी को भेजा गया था। पीस आर्मी वो आर्मी था जहाँ जो कि तमिल ग्रुप्स को जो है समझाने के लिए, उसको रोकने के लिए, वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए भारत से गया था। किसके प्रेरणा में? उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। और अगर हम बात करें तो यह राजीव गांधी की हत्या में जो है इसी पीस आर्मी का भेजा जाना था, क्योंकि जो है एक ऑर्गेनाइजेशन LTTE लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम, इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये जो है LTTE ने जो है वार्निंग दिया था कि अगर इंडियन आर्मी श्रीलंका के पीपल को, श्रीलंका के गवर्नमेंट को हेल्प करेगा तो उसका जो है बुरा असर इंडियन गवर्नमेंट को पड़ेगा। और नतीजा हम इसको जानते हैं कि LTTE का जो फाउंडर मनोज प्रभाकर है, उन्होंने ही जो है एक षड्यंत्र किया था और राजीव गांधी की हत्या में इन्वॉल्व किया था। सो वी नो डैट, इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।